नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ने वाले हैं मुगल काल के बारे में। मुगल काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे लिए क्या है, तो फटाफट से देख लेते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है। अगर देखिए कलंदर शब्द की बात आती है तो आपको याद रखना है कि मुगल वंश का संस्थापक जो है आपका बाबर। ठीक है, बाबर जो है, बाबर को कलंदर की उपाधि प्रदान की जाती है। अगर हम कलंदर की बात करें तो ये उपाधि बाबर को क्यों प्रदान की गई थी, तो आपको याद रखना है कि बाबर की उदारता के कारण। ठीक है, बाबर की उदारता के कारण बाबर को क्या कहा गया है, कलंदर भी कहा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है बाबर के समय पर मुख्य रूप से 4 युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये 4 युद्ध कौन कौन से थे, तो आपको याद रखना है सबसे पहला युद्ध जो था ये था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध आपको जो याद रखना है वो है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इसके अलावा आपको याद रखना है चंदेरी का महत्वपूर्ण युद्ध। चंदेरी का युद्ध की अगर हम बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो था ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में लड़ा गया। और फिर आपको एक चौथा युद्ध याद रखना है वो है घाघरा का युद्ध। और घाघरा के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच में लड़ा गया था। यहां पर एक चीज पर गौर करिएगा, यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जा रहा है तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रखना है पानीपत के प्रथम युद्ध में ही। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा एक सुगठित तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और उस तोपखाने का प्रमुख कौन था, तो उस तोपखाने के प्रमुख का नाम भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये था मुस्तफा। ठीक है, मुस्तफा कौन था, तो मुस्तफा आपको याद रखना है ये आपके बाबर की सेना में जो तोपखाना था उस तोपखाने के प्रमुख को क्या बोला, क्या नाम था उनका नाम था आपके मुस्तफा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया। जिहाद का मतलब क्या होता है भाई, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध। इसके अलावा तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया गया और युद्ध के उपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की गई। तो आपको याद रखना है प्रसिद्ध खानवा का युद्ध। राणा सांगा के विरुद्ध जब बाबर यह युद्ध लड़ रहा था तो उस समय पर जो राणा सांगा था, राणा सांगा की ख्याति या राणा सांगा का पराक्रम जो था वो पूरे के पूरे आसपास के जो एरिया या आसपास के जो क्षेत्र थे उन सब में उसका पराक्रम जो था वो जगह जगह मशहूर था। उस चीज को जब बाबर को पता लगा, जब उस चीज का बाबर को पता लगा तो बाबर के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस युद्ध को बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया और बाबर के द्वारा अपने सैनिकों को इस युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। उसने कहा ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है ये किस लिए लड़ा जा रहा है, ये धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है, सैनिकों को तैयार करने के उद्देश्य से। उसके अलावा सैनिकों पर से जो तमगा नामक कर लिया जाता था उसको हटा लिया था और फिर युद्ध को जीतने के बाद बाबर के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप साथ में जोड़कर याद रखिए। अगला प्रश्न, चारों युद्ध दे रखे हैं, चारों को आपस में मैच करना है। खानवा का युद्ध पता ही है आपको 1527, पानीपत का प्रथम युद्ध अभी अभी बता के आया 1526, घाघरा का युद्ध जो था ये 1529 और चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528। यानी आंसर क्या लगेगा, आंसर लग जाएगा 2143, 2143 यानी आंसर हो जाएगा पांचवे का डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया। 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में चौसा का प्रसिद्ध युद्ध जो था ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, बाबर को कहां दफनाया गया। एक चीज यहां पर गौर करिएगा, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। आगरा में ही आराम बाग नामक स्थान पर सबसे पहले बाबर को दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसको वहां से निकालकर और काबुल ले जाकर दफनाया गया। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बाबर को कहां दफनाया गया, तो दफनाया जो गया वो कहां पर गया है, काबुल में। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि मृत्यु कहां पर हुई थी, तो मृत्यु आपको आगरा में बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा की बात करें तो आपको याद रखना है, हुमायूं का मकबरा जो है ये आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। और आपको याद रखना है, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के द्वारा इस मकबरे का निर्माण 1564 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था, 1564 ईस्वी में हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, किसको हराकर। तो आपको याद रखना है, सिकंदर शाह। ठीक है, अफगान शासक सिकंदर शाह जो है, सिकंदर शाह को हुमायूं के द्वारा हराया गया था 1555 ईस्वी में, जिसके द्वारा दिल्ली की राजगद्दी एक बार फिर से हुमायूं को प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब आपको बताना है इनमें से कौन गलत है। पहला ऑप्शन आपको देखा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कह रहा है पहला युद्ध कब हुआ था, 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ है, 1556 में। अगर तीसरा युद्ध पूछा जाए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है वो था 1761 ईस्वी में। ठीक है, यहां पर ये वाला बिल्कुल सही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना, ये 1574 दे रखा है भाई, 1574 नहीं है, 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। ठीक है, आपके अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण, धर्म के जो धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे, उन धार्मिक प्रमुखों के बीच में वाद विवाद के उद्देश्य से, जितने भी धर्म है उन धर्मों की सभी अच्छी बातों को जानने और बुरी बातों को जानने के उद्देश्य से अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की गई थी। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में हटा दिया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हमें बताना था गलत, तो इसके अंतर्गत फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1574 में, नाव को 1575 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया। ठीक है, जजिया कर को अकबर के द्वारा कब समाप्त कर दिया गया, तो 1564 ईस्वी। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को अकबर के द्वारा हटा लिया गया था, और 1564 ईस्वी में जजिया कर जो एक धार्मिक कर हुआ करता था, इसको लेना बंद कर दिया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आपको याद रखना है भाई, ये आपके बेसिकली अंग्रेज पुजारी थे, थॉमस स्टीफेंस जो है ये पश्चिमी भारत का सफर करने वाले, पश्चिमी भारत आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मजहर जारी करने का वर्ष था। ठीक है, मजहर यहां पर क्या है भाई, तो आपको मैंने जैसा बताया कि इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा कर दिया गया था। मजहरनामा एक घोषणा पत्र था, जिसके द्वारा अकबर ये बताना चाहता था कि सभी धर्मों की जितनी भी बातें हैं वो अकबर के द्वारा जान ली गई हैं। तो ये मजहरनामे की घोषणा कब की गई थी, 1579 ईस्वी में। 1579 ईस्वी में मजहरनामे की घोषणा अकबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अभी अभी पढ़ के आए हो 1563 ईस्वी में। इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में। जजिया की समाप्ति जो हुई 1564 में हुई है, और दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म चलाया था ये 1582 ईस्वी में। यानी आंसर क्या लग जाएगा, आंसर लग जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी आंसर हो जाएगा भाई बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनाया गया। तो भैया 1572-73 ईस्वी में अकबर के द्वारा गुजरात विजय की गई थी, और उस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था, मतलब इनमें से कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन में बीरबल दे रखा है, रहीम, बैजू बाबरा, टोडरमल। ये बेसिकली रहीम जो है ये अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ये पूरा नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान
एक खाना। ठीक है, तो भाई ये तीन लोग आपके अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। बीरबल शामिल था, खाने खाना शामिल था, टोडरमल शामिल था, लेकिन बैजू बावरा आपके नवरत्नों में शामिल नहीं था। अब नवरत्न में कौन कौन शामिल थे उनके नाम भी जाने रहिए। तो ये तीन के अलावा नाम याद रखिएगा, एक नाम है अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल के अलावा दूसरा नाम आपको याद रखना है, यह है आपका फैजी, फैजी। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है तानसेन। ठीक है, तानसेन के अलावा एक नाम आपको याद रखना है, यह है मानसिंह। ठीक है, इसके अलावा आपको एक नाम याद रखना है, यह है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। और एक नाम आपको याद रखना है, यह है फकीर एजाजुद्दीन। ठीक है, फकीर एजाजुद्दीन। ये बेसिकली आपके अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, 6 लोग ये हो गए, है ना, 6 लोग ये हैं आपके, और बाकी के 3 लोग आपके यहां पर। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते थे, नवरत्न बनाते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की, है ना। मनसब प्रणाली को अकबर के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, मनसबदारी व्यवस्था थी क्या? तो बहुत शॉर्ट में आपको ये बता देना चाहता हूं कि अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को जो अपनाया गया था, वो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को पूरा करने के उद्देश्य से 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। अधिकारियों में किसी अधिकारी के औहदे को दर्शाने के लिए मनसब का प्रयोग किया जाता था। मनसब के अंतर्गत 2 पद हुआ करते थे, एक था जात और एक था सवार। यह भी साथ में जोड़कर याद रखें। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल के द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया? तो टोडरमल के द्वारा जो अकबर के समय पर भाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी, वह जब्ती प्रणाली हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जब्ती प्रणाली हुआ करती थी, जो टोडरमल के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था भारत में लागू की गई। अगला प्रश्न है आपके लिए, इन शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? ये अकबर ही होने वाला है। ठीक है, अकबर के द्वारा ही राम और सीता के चित्र युक्त सिक्के जो थे वो चलवाए थे। अगला प्रश्न आपके लिए, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी? ठीक है, अकबर के द्वारा किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपको याद रखना है, हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी जो है उसको अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कितने वर्षों तक रहा था? तो सर टॉमस रो के बारे में आपको याद रखना है, ये जहांगीर के दरबार में कुल 3 वर्षों तक रहा था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, किसने अबुल फजल की हत्या की? अबुल फजल की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम, तो आपको नाम याद रखना है, वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, वीर सिंह देव बुंदेला जो है, इसके द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? प्राकृतिक चित्र बनाया करते थे, और प्राकृतिक चित्रों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनका नाम क्या था? तो आपको नाम याद रखना है, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है, ये जहांगीर के समय पर जहांगीर के शासनकाल में प्राकृतिक चित्रों को बनाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न आपके लिए, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट, तो ये कौन है भाई? जहांगीर। जहांगीर के द्वारा मदिरा या शराब और शराब से संबंधित जो नशीले पदार्थ है, ठीक है, मदिरा और जो नशीले पदार्थ है उनके ऊपर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो भैया नूरजहां का वास्तविक नाम आपको याद रखना है, मेहरून निशा। क्या नाम था? मेहरून निशा जो है, ये नूरजहां का वास्तविक नाम था। एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे देना चाहता हूं, वो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। नूरजहां के द्वारा अपने पिता के लिए एक मकबरे का निर्माण कराया गया था। उस मकबरे का नाम क्या था और वह मकबरा कहां पर स्थित है? नूरजहां के द्वारा अपने पिता की याद में एक मकबरा का निर्माण करवाया था, उस मकबरे का नाम क्या है और मकबरा कहां पर स्थित है, यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके लिए, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता के आरोप में मृत्युदंड दे दिया? तो आपको याद रखना है, गुरु अर्जुन देव, है ना। सिखों के गुरु अर्जुन देव जो हैं, उनके द्वारा खुसरो को आश्रय प्रदान किया गया था, खुसरो को सहायता प्रदान की गई थी, जिससे नाराज होकर जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था
अवस्था में किसने दो अस्पा सीहे अस्पा का पद सृजित किया? ठीक है, मनसबदारी प्रथा आपको पता है भाई अकबर के काल से ही चली आ रही थी। ठीक है, अकबर के काल से ही आपके यहां पर मनसबदारी प्रथा चली आ रही थी। और इस मनसबदारी प्रथा में आपको यहां पर पूछ रहा है कि किसके द्वारा दो अस्पा और सीहे अस्पा का सृजन किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा इसे जोड़ा गया था। दो अस्पा और सीहे अस्पा का मतलब क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मनसबदारी के अंतर्गत दो प्रकार के पद हुआ करते थे जिनमें जात और सवार था। तो सवार जो था, जो सवार सैनिकों की संख्या को बताता था। तो दो अस्पा का मतलब होता था कि सवार जितने का हुआ करता था उसके 2 गुना सैनिकों को रखना, और सीहे अस्पा का मतलब होता था 3 गुना सैनिकों को रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ? तो भाई शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो था उसका निर्माण किया गया। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की? तो भैया गुण समुद्र की उपाधि प्राप्त करने वाला जो संगीतज्ञ है उसका नाम आपको याद रखना है लाल खां। लाल खां जो है इसको गुण समुद्र की उपाधि शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई। खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ? ठीक है, खाने जहां लोदी, ये भैया बहुत फेमस विद्रोह था। इस पर आपके यहां पर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, कई बार इस पर प्रश्न भी आपसे पूछे आ चुके हैं। शाहजहां के काल में खाने जहां लोदी का प्रसिद्ध विद्रोह जो था वो हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो भैया बीबी का मकबरा। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा जो है उसे दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। और ये किसका मकबरा है? तो ये औरंगजेब की बीवी जो थी, औरंगजेब की पत्नी जो थी, जिनका नाम था रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी का मकबरा है आपका बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ? ठीक है, क्या कह रहा है? राजपूत मां के गर्भ से जन्म ना लेने वाले व्यक्ति, यानी 3 शासक इसके अंतर्गत ऐसे हैं जिनका जन्म राजपूत मां के गर्भ से हुआ है। अब ये 3 शासक कौन कौन है? तो यहां पर देखिएगा, खुसरो की अगर हम बात करें तो खुसरो की मां जो थी, खुसरो की माता का नाम जो था ये था मानबाई। ठीक है, मानबाई जो है ये बेसिकली खुसरो की माता का नाम है। ठीक है, जहांगीर की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर की माता का नाम आपको याद रखना है, ये था मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। ठीक है, जिन्हें आप लोग भैया साधारण रूप से जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, जोधाबाई। ठीक है, और इसके अलावा आपको याद रखना है शाहजहां की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शाहजहां जो है, शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है जगत गोसाई। जगत गोसाई शाहजहां की मां का नाम है। यानी हमसे पूछा गया था इनमें से कौन राजपूत कन्या नहीं थी? तो आपको याद रखना है औरंगजेब की माता जो थी, औरंगजेब की माता राजपूत नहीं थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर राज्य की नींव रखी? तो राजा चूड़ामन का नाम याद रखेगा, चूड़ामन के द्वारा भरतपुर राज्य की नींव को रखा गया था। अगला प्रश्न आपसे, कौन एक फ्रांसीसी था? तो भैया बर्नियर की अगर हम बात करें तो बर्नियर जो है ये पेशे से एक डॉक्टर था और रहने वाला जो था ये कहां का था? ये फ्रांस का था। तो फ्रांसीसी डॉक्टर था आपका बर्नियर। अगला प्रश्न आपके सामने, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? भाई आपको पता है अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को दोबारा से लागू किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जजिया कर को ये कब दोबारा से लगाया गया था? 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्राप्त थी? तो भैया नाम सुना होगा मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, ये मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जयसिंह को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो भैया छत्रसाल का प्रसिद्ध विद्रोह ये औरंगजेब के काल में हुआ है। कब हुआ है? औरंगजेब के काल में राजा छत्रसाल का विद्रोह हुआ था। यहां पर 4 ऑप्शन और 4 यात्रियों के नाम है, आपस में मैच करना है। मैच क्या करना है? बताना है सही सुमेलित, मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो यहां पर देखिएगा, विलियम हॉकिंस की बात करें तो विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। रॉल्फ फिंच की बात करूं तो रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आया था। थॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया है। और हमें यहां पर सही बताना है, तो इसमें सही जो है वो है औरंगजेब मनुचित। ये यहां पर बिल्कुल सही मैच है।
औरंगजेब के काल में कौन था? मनुची। बाकी विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए थे और रॉल्फ फिंच जो है वो अकबर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? भैया प्रसिद्ध नाम याद रखेगा, औरंगजेब। औरंगजेब बीड़ा बजाने के लिए काफी ज्यादा फेमस शासक है। इसके अलावा इनमें से किसके शासन को स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का मतलब आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भाई शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को आपके स्थापत्य के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यहां पर भाई गौर करिएगा, रीजनिंग, ठीक है, मैं आपके मैथ्स का क्रैश कोर्स 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर, ये आपके यहां पर टॉप तक एप्लीकेशन पर आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग टॉप तक एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप तक एप्लीकेशन को जैसे ही आप खोलेंगे तो वहां पर आपको एक यूट्यूब पीडीएफ नाम से ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको यूट्यूब से संबंधित सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, सेम टाइप है, 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा। और भाई जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है उन लोगों के लिए मैथ्स का बाप कोर्स जो है ये लॉन्च किया गया राहुल सर के द्वारा, तो आप इस कोर्स को जाकर टॉप तक एप्लीकेशन से ले सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले बार दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।